पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अचानक राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत राजस्थान इकाई के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया है। समझा जा रहा है कि अगले साल राजस्थान में होने वाले चुनाव और पार्टी के भीतर तालमेल के मुद्दे को लेकर पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने यह बैठक बुलाई है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी अगले चुनाव में दलितों को लुभाने के लिए एक खास रणनीति तैयार करने में जुट गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पार्टी की राजस्थान इकाई के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब करने को गंभीर मुद्दा माना जा रहा है। प्रदेश इकाई में दो गुट साफ तौर पर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। दरअसल एक दर्जन बीजेपी विधायकों के एक गुट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में दिए कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने की मांग वाला ज्ञापन दिया था। बताया जा रहा है कि इस डेलीगेशन में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया गया था, जबकि वो अपने सामने वाले बंगले में ही मौजूद थी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इसे एक भूल माना है, लेकिन इसे लेकर पार्टी आलाकमान का रुख सख्त हो गया है। लिहाजा वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत करीब 15 वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। वहीं आलाकमान को ये भी शिकायत मिली है कि कई बीजेपी नेता एकला चलो यात्रा और देव दर्शन के साथ राजनीतिक और सामाजिक दौरों में खुद का स्वागत करवा रहे हैं। नेता अपना ही अभिनंदन समारोह करवा रहे हैं तो जनसभाएं भी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि संगठन के पदाधिकारियों को इसकी सूचना तक नहीं दी जा रही है। वहीं आलम तो ये भी है कि पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी पहुंचने में आनाकानी कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आयोजित बीजेपी के किसान आक्रोश सम्मेलन में वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी नहीं पहुँचे थे। बताया जा रहा है कि इनको निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। बार बार नसीहतों के बाद भी प्रदेश इकाई में बढ़ती कलह पर आलाकमान की त्योरियां चढ़ गई हैं। वहीं पीएम मोदी का 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम के प्रस्तावित दौरे की तैयारी को लेकर भी इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। साथ ही 17 नवंबर को गहलोत सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर जन आक्रोश रैली और काला दिवस मनाने की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान चुनाव में दलित कार्ड खेलने की फिराक में है। खड़गे दलित नेता हैं। कांग्रेस इनको पार्टी के चेहरे के रूप में पेश कर दलितों को लुभाने की योजना बना रही है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पिछले 4 साल में दलितों पर अत्याचार की वारदात 60% से ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में खड़गे का चेहरा कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए कितना काम आएगा, कहा नहीं जा सकता। इससे पहले कुर्सी का कलह भी राजस्थान कांग्रेस की गले की फांस बनता नजर आ रहा है। खड़गे के अध्यक्ष बनने के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच कुर्सी की लड़ाई को लेकर पार्टी आलाकमान अब अपना फैसला बहुत चलाने की हालत में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं और कोई पार्टी ये नहीं चाहती है कि हम कहीं से भी थोड़ी भी कमी यहां पर छोड़ दें कि उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़े। उसी के मद्देनजर जेपी नड्डा ने भी तलब किया है राजस्थान इकाई के कई नेताओं को दिल्ली। इसी पर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राखी राठौर जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गई हैं। इसके अलावा जयकरण वर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। राखी राठौर जी, अब जेपी नड्डा ने तलब किया है वसुंधरा राजे समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान के, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ ना कुछ अंदरूनी कलह चल रही है, जो आपसी एकजुटता है उसमें भी खामी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आखिर क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं और ऐसे में तो दिक्कतें पेश आ सकती हैं कि आला कमान काफी नाराज दिखाई दे रहा है इन सबसे। टारगेट है हमारा, उसको अचीव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जी जान से काम कर रही है और उसी क्रम में ये मीटिंग बुलाई गई है। क्योंकि हिमाचल के चुनाव डिक्लेयर हो गए, तो डिक्लेयर होने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पूरी मीटिंग को दिल्ली में आहूत किया। दिल्ली में आहूत करने का कारण ये है कि उनको और भी जगह पे जाने का काम करना था और इसीलिए उसी क्रम के अंदर आज वहां पर बुला करके चर्चा की जाएगी। और मुझे लगता है कि इस तरह के कयास लगाना की कोई नाराजगी है, किसी तरह की गुटबाजी है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ घर के बाहर जो खड़े लोग हैं जिनको पूरा व्यू नजर नहीं आता है, वैसा ही व्यू कहने की बात है। अदरवाइज अंदर हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में आगे आने वाले चुनाव में पूरा नहीं। राखी जी देखिए, ये सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं ना, देखिए जब तमाम विधायक जो अशोक गहलोत के फेवर में थे, उन्होंने जब इस्तीफा
दिया था, तो सीपी जोशी ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करने के लिए ज्ञापन सौंपा था राज्यपाल को, और उसमें वसुंधरा राजे शामिल नहीं थी उस डेलीगेशन में। उसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ था। हालांकि गुलाब चंद कटारिया ने यह बात साफ कर दी थी और अपनी कमी भी मांगी थी, लेकिन आला कमान अब इन सब बातों पर थोड़ी सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें बर्दाश्त के बाहर है, ऐसा कहना है उनका। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो सीनियर नेता हैं गुलाब चंद कटारिया जी ने इस बारे में पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है कि क्या कारण रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हर मुद्दे के ऊपर अपने लोग, हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो मंत्री लोग हैं, वो अपने अपने लेवल पर काम करने का प्रयास करते हैं, और वही एक टीम भावना के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बहुमत के साथ में राजस्थान के अंदर आ सके। चलिए ठीक है। जयकरण वर्मा जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अब राजस्थान में चुनाव बहुत नजदीक हैं, लेकिन कलह की बात करें तो कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या कुछ चल रहा है ये सभी जानते हैं। ऐसे में किस तरीके से आप इन चुनावों में एक बार फिर से अपनी जीत दोहरा पाएंगे? नहीं, देखिए, निश्चित थी कि वहाँ राजस्थान में हमारी पुनः सरकार बनने जा रही, बनेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कला की बात, तो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता आज अपने आप थका महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरे प्रदेश में या देश में सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो हमारे दो की पार्टी चल रही है, इसलिए नेता का स्वाभाविक है नाराज होना और गुटबाजी करना, आना जाना, ये स्वाभाविक है, हर पार्टी में होता। भारतीय जनता पार्टी में भी अभी एक कला सामने आने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का मामला वो समझाती है, हटाती है, निकालती है। दूसरी बात, आपने दलितों की बात की, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, देखिए, इस देश में बहुत बड़ा वर्ग दलितों और पिछड़ों का आता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके एक्सीडेंटल हिंदू बनाती है, चुनावी हिंदू बनाती है। चुनाव के बाद उसको कहीं से भी हिंदू समाज में न जोड़ने का काम करती है, न सम्मान देने का काम करती है। आज ये बहुत बड़ा वर्ग, हिंदू समाज का बहुत बड़ा वर्ग, ये हिंदू रहना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो है, संघ का जो हिंदू है, मोहन भागवत का जो हिंदू है, नहीं तो आप अपनी पार्टी की बात करिए ना, आप अपनी पार्टी को किस तरीके से मजबूती देंगे? ये बड़ी अजीब सी बात है, उन्हें अपनी बात को एक लाइन में छोड़ दी, जिस तरह से सड़क पे जी मैं बात कर रही हूँ राखी जी, उनसे जवाब ले रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास भी। कहिए जयकरण वर्मा जी, हम आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में एकजुटता कैसे आएगी, और जब तक एकजुटता नहीं होगी प्रदर्शन कैसे अच्छा होगा चुनावों में? कांग्रेस में कहाँ एकजुटता नहीं है? आप नहीं देख रहे क्या? माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे, लाखों लोग राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में एकजुटता हो गई है क्या? अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट में आपको कौन सी बुराई पैदा दिख रही है? आपका कहाँ उनका दिख रहा है कि नहीं, हमें कोई बुराई नहीं दिख रही है, लेकिन उन दोनों की खुद ही सोच नहीं मिलती हुई है। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं, और अभी पिछले दिनों जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसको तो नकार नहीं सकते हैं ना आप। ये कोई घटनाक्रम नहीं है, ये कोई घटनाक्रम नहीं है, ये मीडिया ट्रायल है, मीडिया की देन है, ये भारतीय नहीं तो मीडिया ट्रायल कैसे हो गया जब इतने सारे विधायक अशोक गहलोत के फेवर में चले गए वहां पर, और आला कमान को खुद उसमें एंट्री करनी पड़ी हालात को ठीक करने के लिए, और अशोक गहलोत को पहले अध्यक्ष बनाने की बात सामने आ रही थी, फिर ऐसा नहीं हुआ, तो ये सब कुछ क्या है? ये एक कलह ही तो है। नहीं, कला कहीं से नहीं है। कला वो है जो आज अभी आप नड्डा साहब मीटिंग बुलाए हैं, कला उसको कहते हैं, कला इसको नहीं कहते। ये दोनों ही लोग राजस्थान की सरकार को मजबूती से चला रहे हैं, अगली बार भी सरकार कैसे बने इस पर वो रणनीति तय कर रहे हैं। कला इसको नहीं कहते, कला भारतीय जनता पार्टी। राखी जी से पूछ लेते हैं क्या कहने हैं। राखी जी कहिए, क्या कहना चाह रही थी आप? बड़े कलाकारों की बात अभी जयकरण जी कर रहे थे। कला उसे कहते हैं जब आपका ही प्रदेश अध्यक्ष, आपका ही मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार को 2020 में गिराने का प्रयास करे। कला उसे कहते हैं जब मुख्यमंत्री अपने ही लोगों के बारे में नकारा, निकम्मा जैसी बातों, शब्दों का प्रयोग जो है सार्वजनिक मंच पर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो युवा लोगों के लिए बहुत ज्ञान दे रहे थे कि उनकी रगड़ाई जरूरी है, ये जरूरी है कि वो काम करें, उसके बाद सरकार के अंदर आने का सपने देखें। तो इस तरह के स्टेटमेंट, ये जरा ये बता दीजिए कि कोई एक सिंगल स्टेटमेंट बता दीजिए बीजेपी के लोगों का जिन्होंने आपसी बातचीत कोई करी हो, इस तरह का स्टेटमेंट किया हो। लेकिन मैं आपको लिस्ट है लंबी चौड़ी, जब कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं। आज एक विधायक को, एक मंत्री को एलिगेशन कर रहा है। कल परसों हमने सुना राजेंद्र गुड़ा जो इनके सहयोगी हैं, वो किस तरह से शांति धारीवाल जी के लिए स्टेटमेंट यूज करते हैं। भवन सिंह भाटी जी हैं, उनके लिए किस तरह के, प्रेम सिंह भाया जी के लिए किस तरह के स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये है कि आपसी जो सिर्फ फुटबॉल है वो सड़क के ऊपर है। जयकरण जी देखिए, कबूतर की तरह आंख बंद कर लेंगे तो खतरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो दिख रहा है जनता को कि किस तरह से सड़क पर आकर के आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर अल्टीमेटली जा रहे हैं, इसमें नुकसान क्या है? राजस्थान की जनता का है। 2018 से लेकर आज तक इनकी जो अपनी, लेकिन राखी
जी देखिए, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आपकी पार्टी के अंदर भी हैं वहां पर, तभी तो करीब 15 नेताओं को दिल्ली तलब किया गया जेपी नड्डा की तरफ से, उनको दिशा निर्देश देने के लिए, क्योंकि चुनाव सर पर हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो? देखिए, इस तरह की संगठन की मीटिंग हमारे यहाँ बड़ी कॉमन मीटिंग है। आपको ध्यान है, अप्रैल के माह के अंदर भी दिल्ली के अंदर सब लोगों को बुलाया गया था, और क्योंकि 2023 के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करना है, तो निश्चित तौर पे इस तरह की मीटिंग्स रेगुलर होंगी। एक सतत संवाद की जरूरत है और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हर नेता जो है वो काम करने का। देखिए, ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी। देखिए, कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के राजस्थान में जो अपनी एकला चलो नीति पर ही चल रहे हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश जेपी नड्डा देने वाले हैं, ऐसा भी माना जा रहा है, और सिर्फ अपना ही अभिनंदन करवाने की सोच रहे हैं वो तमाम बड़े नेता राजस्थान में। जरा देखिए, चुनाव जीतने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए अध्यक्ष जी को, वो सारे इंस्ट्रक्शन इस मीटिंग के अंदर दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, चाहे जनता में भारतीय जनता पार्टी के मैसेज की हो, उनकी एकजुटता को हो, उनकी संगठन के बूते पर हो, या मंडल के अंदर जो हमारी पूरी एक टीम बनी है उसकी अपडेशन के लिए हो। तो ये जरूरी है, और मुझे लगता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें इस तरह का सतत संवाद जरूरी है। अभी दलितों की बात कर रहे थे, एक लंबी लिस्ट है, आपने खुद ने अपने टीजर में बताया कि राजस्थान में 60% से ज्यादा दलितों पे अपराध बढ़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति है तो आप अध्यक्ष किसी को भी बना दीजिए, आपके जो रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष है वो इसमें दलितों को अपनी तरफ नहीं ला पाएंगे। आज झालावाड़ के अंदर कृष्णा वाल्मीकि की जब हत्या होती है, अलवर के अंदर योगेश जाटव, हरीश जाटव की हत्या होती है, जिस तरह से दलितों के साथ में अन्याय इस सरकार ने किया है, मुझे लगता है इससे पहले राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे जो राजस्थान की जनता है, इनकी इस कुर्सी बचाओ अभियान में परेशान हो चुकी है, और जल्द ही ये जो बदलाव है आपको 2023, और अगर इनकी, क्योंकि इनको कभी मालूम भी नहीं है कि कितने लोगों ने इस्तीफा दिया, इनसे पूछिए जरा, 92, 82। चलिए ठीक है, जयकरण जी जवाब देना चाह रहे हैं, कहिए जयकरण। सरकार है, क्या करेगी? ठीक है राखी जी, कहिए जयकरण जी। देखिए जारा जी, मैं बड़ी ही जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, संघ जब से राजस्थान की बात चला रही है, डिस्कसिंग अबाउट राजस्थान राइट नाउ। राजस्थान की बात हो रही है, फिलहाल हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहां पे तो कांग्रेस है सत्ता में, ये कह रही है राखी जी। मैं कह रहा हूं जारा जी, वो केंद्र की बात कर रहे हैं शायद। क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना गुनाह है टीवी पर? वहाँ भारतीय जनता पार्टी शून्य हो गई, उसका नाम नहीं लेना चाहिए क्या हम लोगों को? चलिए ठीक है, कहिए, अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सत्ता आई है, जब से सरकार आई है, मोहन भागवत के नेतृत्व में जो संघ जिसको कहते हैं, आरएसएस जिसको कहते हैं, उनके नेतृत्व में जब से देख रेख हो रही, तब से राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, भारत देश में दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है। जारा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, आज दलितों की यह स्थिति है कि वो सारे अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं तो डंडे से मारे जाते हैं। आज लोग, आप किसी प्रदेश में चले जाइए, आप दलित जहां पर क्षेत्र होता है वहां चले जाइए, वो शादी विवाह में घोड़ी पर बैठने से उनको मना कर दिया जाता है। लेकिन 60% अपराध तो दलितों का राजस्थान में बढ़ा है पिछले 4 साल में जयकरण जी। 60% है अपराध दलितों पर बढ़ा है पिछले 4 साल में, और मल्लिकार्जुन खड़गे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी के बन गए हैं, वो दलित नेता हैं, तो कितना आपको इस चीज का फायदा मिलेगा? देखिए जारा जी, मैं यही कह रहा था आपसे, देखिए भाजपा और संघ ने जो नफरत की बीज बोई थी, हिंदुस्तान ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में, हिंदुस्तान में, वो अब धीरे धीरे जनता के समझ में आने लगा है। जहां तक हमारे खड़गे साहब की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो दलित समाज से आते हैं, तो निश्चित तौर पर अंबेडकर साहब की एक अलग छाप अब इस देश में दिखाई पड़ने का काम करेगी। दलित की आवाज क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? सरकार तो आपकी थी, राज्य में आप ही की तो सरकार थी, अब तक क्यों नहीं दिखाई दे रही थी ये छवि? मैं कह रहा था कि अगर जो कटारिया साहब के पास और अल्पसंख्यक के चेयरमैन के साहब अगर जो किसी आतंकवादी का फोटो दिखता है तो कांग्रेस उसमें क्या कर सकती है? कांग्रेस वही कर सकती है, उसको पकड़ सकती है, उसको जेल में डाल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी जिम्मेदारी है कि वो आतंकवादियों से समझौता न करे, आतंकवादियों से रिश्ता न रखे, और देश में दलितों को। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हैं? चलिए ठीक है राखी जी, आप जवाब दे सकती हैं। ये जो कुछ भी यहाँ पर जयकरण वर्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि जो भी मैंने इनसे पूछा उस चीज का जवाब इन्होंने नहीं दिया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जायरा जी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मोटे तौर पर स्टेट की जिम्मेदारी होती है, और स्टेट के अंदर इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो पूरी तरह से सरकार, और जो मुख्यमंत्री है वो गृह मंत्री भी है, वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है।
आप देखिए, राजस्थान प्रदेश अपनी एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान रखता है, जहां पे इस तरह के घटनाएं जो पिछले दिनों हमने लगातार देखी वो नहीं होती थी। हमने देखा कि कैसे करौली में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसको कि सरकार रोक नहीं पाई। अभी ये बार बार इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी के साथ में आपने किन्हीं लोगों को देखा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, खुली चुनौती है, देखिए सरकार जो है वो एक्शन लेने के लिए पूरी छूट है। मैं तो कह रही हूं, अगर कोई भी राजस्थान का नागरिक चाहे किसी पार्टी को बिलोंग करता हो चाहे नहीं करता हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है तो उसको अरेस्ट करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। और आप उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाते? ये बताइए, जो उदयपुर वाली घटना है उसको भी कई महीने बीत चुके हैं। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन था तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि किसी पदाधिकारी को आपने अरेस्ट किया? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि जनता के सामने आपने ये पेश किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों का हेल्प कर रही है? सिर्फ जबानी बात करने से नहीं होता रामकरण जी। एक्चुअली जब तक आप लोग नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक जनता समझ रही है। और देखिए, जनता में हमारे यहाँ पुलिस का एक राखी जी देखिए, ये इस मुद्दे पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पूछा तो आपने जवाब दे दिया, इसलिए मैं आपसे ये अब जानना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे कि अंदरूनी कलह जो होती है पार्टियों में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होती है। और बीजेपी में भी ये चीज राजस्थान में कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रही है। हालांकि डिफेंड आप उस चीज का कर रही है, लेकिन उसे नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। गुलाब चंद कटारिया ने भी ये कहा है कि हमसे भूल हो गई थी, लेकिन जो वसुंधरा राजे थी, जिस वाकये की मैं बात कर रही हूँ, वो वहीं पास में ही बंगले में मौजूद थी, मगर उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया था उस डेलीगेशन में? जरा देखिए, ये चीजें जो है वो क्लैरिफिकेशन हो चुका है और मुझे लगता है कि दोनों चीजों को कंपेयर करना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिनका एक नेतृत्व सेंटर में बैठता है और वो एक स्ट्रांग नेतृत्व है, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में मोटे तौर पे यही फर्क है। जिस तरह का 25 सितंबर को हमने देखा कि किस तरह की घटनाक्रम यहाँ पे सियासी घटनाक्रम हुआ, बहुत सारे विधायकों ने इस्तीफे दिए। ये इस्तीफे ये दर्शाता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है, तभी विधायक जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। और जो आला कमान का एक लाइन का रेजोल्यूशन पास करना था वो पास नहीं हुआ। अभी भी देखिए, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे कोई भी सेंट्रल नेता यहां पर आता हो, मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए गए काम और इस सरकार की जो नाकामी है हमारे संगठन के बूते पर, हम लोग 2023 के अंदर काम करेंगे। और ऐसी जो मीटिंग्स है ये ज्यादा रेगुलर होंगी। जहां जहां पे आप काम करोगे, जहां जहां पे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होगी, वो निर्देश सेंट्रल लीडरशिप द्वारा हमें समय समय पे दिए जाते रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। तो इसमें लगता है एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर कांग्रेस ये सोचती है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दलित के रूप में लेकर के हम लोग दलितों को साथ लेंगे, तो मुझे लगता है जनता काम चाहती है। अल्टीमेटली वर्किंग अगर नहीं होगी ग्राउंड पे तो वो फायदा कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दलित अध्यक्ष तो पहले भी बहुत सारे रहे हैं कांग्रेस के। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दलितों को मालूम है कि ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और कुछ करने वाली नहीं है। जी जी राकेश जी, 17 नवंबर को जनाक्रोश रैली भी होने वाली है, क्योंकि 4 साल हो जाएंगे गहलोत सरकार को, तो आप लोग जनाक्रोश रैली वहां पर करने वाले हैं। तो क्या लग रहा है आपको, इस चीज का फायदा मिलेगा क्या आने वाले दिनों में? निश्चित तौर पे जायरा जी, देखिए जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना ये क्लेम करते हो, चाहे वो इंदिरा रसोई की ये लोग क्लेम करते हो, फ्री दवाइयों की ये क्लेम करते हो, इन सब में इतनी बड़ी बड़ी खामियां हैं कि जो जनता तक ये पूरी चीज पहुंच नहीं पा रही है। इन्होंने कहा कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, लेकिन बाद में उसमें इंटर्नशिप का एक क्लॉज डाल दिया, जिससे बेरोजगार को भत्ता देने की ये तरीका होता है। कंसेप्ट ये था कि वो कुछ तैयार कर ले, एग्जामिनेशन की तैयारी कर ले और काम कर ले, लेकिन वो काम नहीं किया। देखिए, जो 44 पेज का घोषणा पत्र था उसमें एक भी घोषणा कंप्लीट। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं जयकरण वर्मा जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से तमाम आरोप राखी जी कह रही है कि आप लोगों ने काम नहीं किया है, दलित वोट बैंक को आप लोग साधने की कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पर, जो कंप्लीट कर दिया, ठीक है, एक काम बता दें, उस पर डिस्कस कर लेते हैं आज। चलिए ठीक है, कहिए जयकरण वर्मा जी। कह रहे हैं कि विकास का कोई काम आप लोगों ने नहीं किया है और दलित वोट बैंक साधने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, हालांकि उस पर भी अपराध काफी हुए हैं पिछले 4 साल में। जारा जी, आपके दर्शकों को भी हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता रोजगार पर बात करते हैं, जब उनके नेता किसानों की बात करते हैं, जब इनके लोग मजदूरों की बात करते हैं, जब इनके लोग संविधान की बात करते हैं, जब इनके लोग देश के विकास की बात करते हैं, जब इनके लोग देश की विकास बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो देश को बेच करके कपड़े प्रधान बदलने वाले लोग आज देश की विकास बात करते हैं। पूरे 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कहा था तो फिर उन्होंने रोजगार दिया नहीं। राजस्थान की बात कर रहे हैं ना, फिलहाल तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, जहां की जिम्मेदारी आप लोगों की बनती थी वहां पर आप लोगों ने किया
क्या किया? चलिए उन्होंने नहीं किया, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं किया, लेकिन फिलहाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप बताइए। सुनिए जारा जी, देखिए अगर जो भाजपा का ही कुछ दिखाना है तो आप लाइव मोदी जी का भाषण दिखाइए, हम लोग अपने घर में बैठकर सुन लेते हैं। अगर जो आप बुलाती है तो थोड़ा देखिए। नहीं तो मैं तो आपकी पूरी बात सुन रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सबके मुद्दे सुनते हैं। मैंने उनसे भी सवाल पूछा, उनकी पार्टी में कल थी तो मैंने आपसे भी सवाल पूछा। मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ विकास को लेकर आपने कितने काम किए हैं। जवाब आपको ही देना है, मेरे बोलने से पहले सारा जवाब आपको ही देना है। नहीं, मुझे जवाब नहीं देना, क्योंकि आप दूसरी बात पे जवाब दे रहे हैं ना, मैं जो पूछ रही हूँ आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं, इस वजह से मुझे बोलना पड़ा। इस देश में रोजगार की बात करना अगर जो पाप है तो नहीं करूंगा, किसानों की बात अगर जो पाप है। चलिए ठीक है राखी जी, इस देश को बर्बाद करने वाले बोल लीजिए आप, कहिए। आवाज नहीं उठाओ तो फिर ये पाप है मेरे लिए क्या? इस देश में रोजगार की बात नहीं होगी, इस देश में किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। मोदी जी देश को बेच करके ये अपने मित्रों को अमीर बना देंगे, भगवान बना देंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी क्या? चर्चा इस पर होगी तो आप कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी होगी उसकी कहेगी। अगर मोदी मंत्र ही पढ़ना है तो मोदी रामायण आप चला दीजिए। कोई मोदी मंत्र यहाँ पर नहीं पढ़ रहा है, आपसे सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। तो बिल्कुल देखा आपने कि राजस्थान में किस तरीके से यहाँ पर जो सियासी माहौल है गर्माता हुआ जा रहा है, और इस चर्चा में भी जो माहौल काफी गर्माता हुआ हमें दिखाई दिया। तो आगे उम्मीद की जा सकती है कि क्या हालात बनेंगे जब चुनाव नजदीक आएंगे। तो और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।